हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका, वो है भाई आपके चैप्टर नंबर 7 हो गया आपका। कौन सा? अगर हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में अगर आप देखो तो जो भाई चैप्टर नंबर 7 है उसका क्या नाम है? नाम अगर हम देखें तो हो जाता है आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है। तो पहले तो भाई नाम का मतलब समझते हैं कि भाई जैसे इसमें एक वर्ड आ रहा है ना, पहले सबसे पहले प्राणी, एनिमल्स के बारे में आ रहा है। तो आप लोगों ने भाई एक चैप्टर नंबर 4 थोड़ा बहुत सुना या पढ़ा होगा, या फिर हम पढ़ेंगे भी उसको डिटेल में पूरा अलग से, एनिमल किंगडम के बारे में। भाई एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर दे रखा है एनिमल किंगडम और प्राणी जगत के नाम से। अब एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं तो भाई उसके अंदर आप पढ़ते हो ना कि कुछ किंगडम जो है वो किससे बनता है? फाइलम जो होते हैं आपके, संघ, संघ से मिलकर बनता है। और अगर हम बात करें किसकी, हमारे एनिमल किंगडम में, तो हमारे एनिमल किंगडम में कौन कौन से संघ आते हैं? भाई जैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत नाम कभी सुना हो, सबसे पहले जैसे पोरीफेरा, उसके बाद आपके सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोर, फिर प्लेटीहेलमिंथ, फिर एस्केलेमिंथ, उसके बाद फिर एनिलीडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में कॉर्डेटा। ठीक है। तो अगर हम जब भी बात करते हैं कि इनकी एनिमल्स की, है ना, एनिमल किंगडम की बात कर रहे होते हैं, तो मेनली हम ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है ना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एस्केलेमिंथ, प्लेटीहेलमिंथ, एनिलिड, आर्थ्रोपोड, इन्हीं की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है भाई। तो पहली चीज तो भाई प्राणी ये हो गए आपके। अब दूसरा भाई संगठन। भाई जैसे आप लोगों ने सुना है कि इस वर्ल्ड में आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, हर ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखो वो किससे बना हुआ है? वो क्या बना हुआ होता है? सेल से, कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अब आपके याद रखना कि आपके जितने भी प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं। सब में आपको बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, है ना। जैसे आप पोरीफेरा की बात करो, सिलेंट्रेटा की बात करो, टीनोफोरा की बात करो, आर्थ्रोपोडा की बात करो, तो इन सब में आपको बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी। लेकिन उन सभी कोशिकाओं का जो संगठन है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे भाई एक बेसिक चीज पढ़ाई जाती है आप लोगों को कि कोशिकाएं होती है भाई हमारे शरीर में, कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? उत्तक बनाती हैं, है ना। और उत्तक फिर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अंग को बनाते हैं। और अंग फिर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और फिर अलग अलग अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं? पूरे जीव को बना देते हैं। ठीक है। तो एक चीज आप याद रखना कि एनिमल्स की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो ये जो संघ यहाँ पर लिखे हुए हैं इनकी बात कर रहे होते हैं। संगठन का मतलब क्या है कि भाई जो कोशिकाएं हैं वो उस जीव के अंदर किस तरीके से व्यवस्थित है ना। कि मान लो सिर्फ कोशिकाएं ही मिल रही है, या उत्तक मिल रहा है, या अंग मिल रहा है, या अंग तंत्र मिल रहा है, क्या चीज आपको मिल रही है वहां पर? अब इसमें थोड़ी सी चीज आप लोग याद रख लेना यहाँ पर, कि अगर हम बात करें जब भी आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया जाता है तो उस एनिमल किंगडम में भाई आपको सबसे पहले पोरीफेरा पढ़ाया जाता है, फिर आपको सिलेंट्रेटा पढ़ाया जाता है, फिर टीनोफोरा पढ़ाया जाता है। इसी सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, हमेशा आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो इस चीज को आप याद रखना, 12th क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई हमारा जो ब्रह्मांड है कैसे बना। तो लगभग कहते हैं कि भाई 20 अरब साल पहले हमारे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसको बिग बैंग नाम दिया हमने। और 20 अरब, मतलब अरब साल पहले धमाका हुआ, और लगभग आज से 5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी। तो कहते हैं कि भाई जब अर्थ बना था तो अर्थ पे कोई जीव नहीं थे, कोई ऑर्गेनिजम्स वगैरह नहीं थे। धीरे धीरे इन जीवों का क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ। कैसे हुआ वो अपने आप में एक थ्योरी है, वो 12th क्लास में हम जब एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि भाई हम मानते हैं कि हमारा अर्थ बना लगभग 5 अरब साल पहले, और कहते हैं कि जीवन को आए हुए धरती पर कितना हो गया टाइम? लगभग कहते हैं 4.5 अरब साल जीवन को धरती पर आए हुए हो गया है। अब इस 4.5 अरब साल में अगर हम देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आए। अब जैसे अगर हम बात करें भाई सबसे पहले जीव कौन से आए होंगे, तो आप याद रखना ये इसी ऑर्डर में जो पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें इनके इवोल्यूशन का वो भी बताते हैं। जैसे भाई धरती पे सबसे पहले पोरीफेरा जैसे जीव आए, उसके बाद फिर सिलेंट्रेट्स आए, टीनोफोर आए, फिर प्लेटीहेलमिंथ जैसे आए, फिर एस्केलेमिंथ आए। तो ये जो सीरीज है हमें ये बताती है कि किस तरीके से इनका विकास हुआ। अब ओबेस सी बात है भाई, जैसे सबसे पहले हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके धरती पे पोरीफेराज आए, तो ओबेस सी बात है जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया होगा
उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो जटिलता होगी, वो बहुत ही कम होगी। तो आज भी जैसे अगर आप बात करो किसकी, पोरीफेरा की जब हम बात करते हैं, तो पोरीफेरा के शरीर में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे कोशिकाएं मिलती हैं, कोई उत्तक नहीं मिलता। तो आप इसको याद रखना थोड़ा कि अगर हम बात करें किसकी, पोरीफेरा की, तो इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अलग अलग काम कर रही हैं। कोशिकाएं मिलकर आपस में कोई उत्तक नहीं बनाती। ठीक है, फिर सबसे पहले फिर भाई जैसे पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आया, फिर उसके बाद टीनोफोरा आया। तो जब ये आए होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बड़ी होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी भी, तो जैसे अगर हम सिलेंट्रेट और टीनोफोर की बात करें, तो सिलेंट्रेट और टीनोफोर पहले जीव थे जिनमें हमें क्या देखने मिले, उत्तक देखने मिलते हैं। तो जैसे सिलेंट्रेटा में भाई हाइड्रा और जेलीफिश वगैरह आती है। आप जेलीफिश को लो, उसके अंदर आपको उत्तक मिल जाएंगे लेकिन कोई अंग नहीं मिलता। तो इसमें जो स्तर होता है संगठन का, वो उत्तक स्तर हो जाता है। इसके बाद भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर धीरे धीरे पहले कोशिका आई, फिर उत्तक आए, फिर उसके बाद अंग आए होंगे। तो आज अगर हम बात करें किसकी, आपके जो प्लेटीहेल्मिंथ होते हैं, आपके जो चपटे कृमि होते हैं, इनके शरीर में अगर आप देखो तो इनमें अंग आपको देखने मिलेंगे लेकिन कोई अंग तंत्र नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना कि भाई सबसे पहले उत्तक किस में आए, तो सबसे पहले उत्तक आए आपके सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। फिर कहता है भाई सबसे पहले अंग किसके अंदर बना, तो सबसे पहले अंग का जो निर्माण है वो कहां पर हुआ, आपके प्लेटीहेल्मिंथ चपटे कृमि में। फिर उसके बाद आपके अंगतंत्र आने लगे। ठीक है, और सबसे पहले जो अंगतंत्र है वो हमें कहां पर देखने मिलते हैं, हमें देखने हैं मिलते हैं वो आपके एस्केलेमिंथ में, जो गोल कृमि होते हैं। ठीक है, अंगतंत्र है इसमें। फिर इसके बाद जितने भी है भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर आर्थ्रोपोडा, उसके बाद एनिलिडा आया, उसके बाद आर्थ्रोपोडा आया। तो इन सारे जीवों की अगर आप बात करो तो सबके अंदर आपको क्या मिलेगा, अंगतंत्र मिलेंगे। हाँ, अंगतंत्र अलग अलग होंगे, उनके अंदर संरचनाएं थोड़ी अलग अलग होंगी क्योंकि जीव अलग है, पर मिलेंगे सबके अंदर। तो आप बात करो चाहे एनिलिडा की, चाहे आर्थ्रोपोडा की, चाहे मोलस्का की, चाहे एकाइनोडर्मेटा की, चाहे हेमिकॉर्डेटा की, चाहे कॉर्डेटा की, इन सब में अगर आप देखोगे तो आपको अंगतंत्र मिलेंगे। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई जब भी हम एनिमल की बात करते हैं तो हम इन संघ की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, संगठन का मतलब क्या है कि भाई कोई भी जीव है, बना तो कोशिकाओं से ही है, लेकिन अब वो जो कोशिकाएं हैं उस जीव में किस तरीके से संगठित है, इसके आधार पे सबसे पहले कोशिका। तो अगर हम बात करें किसकी, पोरीफेरा में, तो वहां पे सिर्फ कोशिकाएं मिलती है। टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा की बात करो आप, तो वहां पर आपको मिलते हैं उत्तक। प्लेटीहेल्मिंथ की बात करो तो वहां पे आपको अंग मिलने लग जाते हैं। और फिर जिसके बाद जितने भी आपके वो आएंगे फाइलम और संघ आते हैं, उन सब के अंदर आपको अंग तंत्र देखने मिलेंगे। ठीक है, तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि भाई एनिमल किंगडम में फिलहाल कौन कौन से जीव हैं और उसमें क्या क्या होता है। अब हमें मेनली जो इस टॉपिक, इस चैप्टर में पढ़ना है, वो हमें उत्तकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, फिलहाल अभी तो हम डेफिनेशन ही देख पाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से उत्तक होते हैं, उनमें कौन सी कोशिकाएं मिलती है और वो काम कैसे करती है। देखो एक चीज आप याद रखना, अगर आप एनिमल किंगडम की बात करो तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे जीव है। ऑब्वियस सी बात है, जीव अलग अलग है तो उनके अंदर उत्तक भी थोड़े बहुत अलग होंगे। एनसीईआरटी ने जो उत्तक लिख रखे हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस के लिख रखे हैं। ठीक है, वैसे वो लिखती तो जरूर है कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, लेकिन उत्तक जितने भी पढ़ा रखे हैं ना उन्होंने, जो संरचनाएं एनसीईआरटी में दे रखी हैं, वो सारी के सारे ह्यूमन की दे रखी है। तो बेसिकली हमें ह्यूमन के ही जो टिश्यूज है उनके बारे में पढ़ना है। तो भाई अगर हम बात करें किसी भी ह्यूमन की या किसी भी जीव की, तो उसके शरीर में याद रखना हमको टोटल 4 प्रकार के उत्तक मिलते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो उत्तक है उसको बोलते हैं हम उपकला उत्तक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमें दूसरा जो उत्तक मिलता है वो है संयोजी उत्तक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फिर तीसरा भाई हमारे शरीर में पेशियां होती हैं, तो हमारे शरीर में जो पेशियां हैं उसको पेशी उत्तक और मस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं। और फिर अगर हम देखें लास्ट में, तो भाई हमारे शरीर में न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन, मस्तिष्क है ना, ये सारी चीजें होती हैं, तो न्यूरल टिश्यू। तो किसी भी जीव की अगर हम बात करें तो मेनली आप याद रखना उसके अंदर आपको 4 प्रकार के उत्तक मिलेंगे, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब जैसे हम कह रहे हैं कि ये है सारे के सारे बेशक अलग अलग है, पर है तो सब उत्तक ही ना, टिश्यू वर्ड सब में आ रहा है। तो एक टिश्यू को अगर जब आप देखते हो तो आपको क्या क्या चीजें देखने मिलती हैं, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं।
फिर हम इन टिश्यूज को पढ़ना चालू करेंगे कि उपकला उत्तक क्या होता है, संयोजी उत्तक क्या होता है, इन सबको देखेंगे। अब देखो, जैसे आप शरीर में कोई भी टिश्यू ले लो, कोई भी टिश्यू लो, अभी हमने पढ़ा कि भाई जो टिश्यू होता है वो किससे बनता है, वो सेल से बनता है, कोशिकाओं से। तो आप कोई भी टिश्यू लो, सबसे पहले आपको वहां पर क्या मिलेंगी, ऐसे ये कोशिकाएं मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, उत्तक अलग अलग है तो उनके अंदर कोशिकाएं भी अलग होंगी, लेकिन कोशिकाएं मिलेंगी जरूर। इसके अलावा अगर आप बात करो क्या है, जैसे ये कोशिकाएं होती हैं, मान लो जैसे ये कोशिकाएं हो गई, अब इन कोशिकाओं के बीच में अगर आप देखोगे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, जिसे हम अंतरा कोशिकीय अवकाश, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में थोड़ा गैप होता है, कुछ उत्तकों में ये गैप ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और मिलेगा जरूर अवकाश आपको, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो। और फिर इसी अवकाश में अगर हम देखें तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर भरा हुआ होता है, और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर यहां पर मिलता है हमको, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, उसको हम बोलते हैं अंतरा कोशिकीय पदार्थ या फिर अधात्री, है ना, इंग्लिश में इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो मैट्रिक्स है, आप कोई भी टिश्यू लो सब में आपको अधात्री मिलेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो अधात्री है सबका, जैसे भाई आप हड्डी को नहीं मोड़ सकते, उपास्थि को आप मोड़ सकते हो, है ना, पेशी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, संयोजी ऊतक में आप देखो तो लचीले और तरल अवस्था में मिलते हैं। तो अगर हम बात करें, अधात्री सब में होगा, लेकिन अधात्री जो है सब में थोड़ा अलग अलग होता है। वो क्या अलग है वही पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। तो एक चीज आप याद रखना, आप कोई भी उत्तक लो शरीर में, क्या है भाई, उसके अंदर कोशिकाएं होंगी जो एक जैसा काम कर रही होंगी, प्लस उनके बाहर थोड़ा सा अवकाश होता है जिसे हम अंतरा कोशिकीय अवकाश बोल देते हैं। उस अवकाश के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर क्या है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और अलग अलग चीजों का मिक्सचर भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरा कोशिकीय अधात्री। तो जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो, एनसीईआरटी से ही लिए है ये, कि समान कोशिकाओं का समूह, है ना, अंतरा कोशिकीय पदार्थ सहित जो एक विशेष कार्य कर रहा है। ठीक है, ऐसे संगठन को हम क्या बोल देते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन लिया कि भाई उत्तक है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, किस में मिलने चालू हुए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम इस उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, इन सबको अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।